जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और साथ ही एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में भी। जैसा कि कंटिन्यू आपका चलते आ रहा है एमटीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग मॉक टेस्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले आपका 2 हो गया है, ठीक है। जब तक आपका सीबीटी या आपका टोटल एग्जाम नहीं फाइनल हो जाता है, उस तक हम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। और आपका सीएचएसएल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एमटीएस डेली आपका 7 बजे चल रहा है और आपका सीएचएसएल का भी प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। तो जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे, क्योंकि ना तो हमें थ्योरी से कोई फायदा होने वाला है, ना ही कोई फाउंडेशन से फायदा होने वाला है। जब भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, हमें मॉक टेस्ट से फायदा होने वाला है। तो जब तक एग्जाम ना हो तब तक आप करते रहिए। जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग का फर्स्ट पेपर क्लियर होने वाला है, उसी तरह से सीएचएसएल में भी मेंस का स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी हम एमटीएस को टारगेट करके चल रहे हैं, जो कि आज 3 होने वाला है। कंटिन्यू आपका चलता रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो चलिए पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और सोल्यूशन करने के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए, तो आज का सीरीज बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हर एक क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी लास्ट तक रहेंगे उनको ज्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि 1 घंटा का सेट है, मॉक टेस्ट है, इससे पता चल जाएगा कि क्या लेवल होता है। और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल में कोई दिक्कत हो रहा है, उस चैप्टर को आप बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट का सवाल 1 की ओर, जिसमें आपको क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। यदि p इक्वल टू 11 है तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। अब यहाँ पे जो सवाल है, तो पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3 करने से बढ़िया है कि सीधा p का मान रख लीजिए, कोई ज्यादा लेंथी सवाल नहीं है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम सवाल की ओर। पहला देखिए यहाँ पे p का मान कितना है मेरे दोस्त, 11 है। तो पहले मान निकला क्या कि p, तो p अंडर रूट है, यानी कि 11 अंडर रूट नहीं, सॉरी, p इंटू है। अब p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर मैंने 11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3p यानी कि 3 गुने 11, ठीक है ना। अब प्लस 3 का मान हमें निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 है तो 11 छोड़ देते हैं ऐसे ही हम। इंटू 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 121 प्लस 11 में 3 से गुना 33 प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं अगर हम, तो 11 गुने, अब सबको जोड़ लेते हैं। 3 3 6 अब 1 7, अब 12 3 15, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 3 15 हो गया। अब 157 में 11 से गुना कीजिए। अब जो विद्यार्थी को नहीं पता है गुना करने का तरीका, तो वैसे करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सीधे क्या करना है, किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो सीधे शुरू और लास्ट डिजिट को लिख दीजिए। जैसे शुरू में 1 है, 1 को लिख दिए, 7 है तो 7 को लिख दिए। अब बगल के पड़ोसी को जोड़िए, 7 5 12 होता है, 12 के 2 लिखिए, हासिल का 1 बच गया। और 5 अब 1 6 अब 1 7, बस। तो 17 27 जो आपका बिल्कुल जो है एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो साथ में आपको स्मार्ट अप्रोच भी मिलते चला जाएगा, उसको भी नोट्स करते जाइएगा। और सवाल तो आपका सोल्यूशन होगा ही। तो जहां जहां आपको लगे कि बढ़िया चीज देखने को मिला, जैसे 11 का मल्टीपल सीखने भी 2 लाइन में, उसको सीधा आप क्या करें, नोट्स करते जाइएगा, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना मस्त आपको रहने वाला है, टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। एक आयतकार पानी की टंकी डेढ़ डेढ़ मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर के आसपास चौड़ी है। इसमें कितनी पानी पानी लीटर में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। अब सबसे पहले आयताकार पानी की टंकी है, तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो सबसे पहले कि आयताकार, आयत जो है 2D फिगर होता है हमारा, समझ सकते हैं आप। तो 2D फिगर का कभी आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, एकदम क्लियर है। क्योंकि 2D फिगर में आपका क्या होता है सर, लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है। और 3D फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो आयताकार है, तो आयताकार को आप घनाभाकार कह सकते हैं, नहीं कह सकते, घनाकार कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन घनाभाकार कह सकते हैं। घनाभाकार क्यों कर सकते हैं सर, जो चौड़ाई लंबाई उसका होता है डिफरेंट होता है। लेकिन घनाकार कहें तो सीधा वर्ग कह सकते हैं घनाकार, लेकिन आप आयताकार को घनाभाकार कह सकते हैं, न कि घनाकार कह सकते हैं। तो हम आयताकार को घनाभाकार मान के अगर चलें, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है उसमें, तो क्या करेंगे सर, तो एक आयताकार पानी की टंकी की आयतन बराबर घनाभ की आयतन, बात बराबर है। तो घनाभ की आयतन से अगर चलें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये नहीं कि हम वॉल्यूम निकालें तो आयत के वॉल्यूम समझिएगा, आयत के वॉल्यूम नहीं समझना है, क्योंकि आयत 2D फिगर होता है, 2D फिगर का कभी आयतन नहीं निकलता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब एल बी एच है, तो एल कितना है सर, 1.5 गुने, और बी कितना है, ब्रेथ 3, और गुने हाइट कितना है, 3.5 है। चलिए अब इसको गुना करते हैं हम। तो गुना करते हैं अगर,
तो 15 तिया 45 है, तो 45 गुने 35। अब पॉइंट है तो पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर लीजिए 50 25, 2 आपका कैरी कितना आएगा, 2 आ गया। अब लिखेंगे कितना, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 5 चौका 20 पाते 15, 20 15 कितना होता है, 20 15 35 है, 2 37 है, और 37 के 7 होगा, कैरी 3 बच गया, खत्म कीजिए। और चढ़ती है 12 और 3 15, यानी कि 1575 क्या मीटर क्यू आ गया हमारा। वॉल्यूम क्या आता है सर, मीटर क्यू में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट बैठा देना है, 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, क्लियर। गुना में ही ना होता है, एक एक पॉइंट है तो 2 पॉइंट लिख देंगे हम। अब यहाँ पे सवाल क्या है सर कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकती है। सबसे पहले कि सर हमारा क्यू तो आ गया सर, वॉल्यूम निकाल लिए कि एक 1575 मीटर क्यू हमारा क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा। लेकिन सर वॉल्यूम निकालने से काम नहीं चल जाएगा, पूछ रहा है कितना लीटर पानी आएगा। इसका तो क्षमता निकला है ना, लेकिन पानी कितना लीटर आएगा उस टंकी में। तो पानी कितना लीटर आएगा उसके लिए क्या करेंगे हम कि ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर क्यू में आपका 1000 लीटर पानी जो है समझिए होता है, ठीक है ना। तो 1575 15.75 में कितना हो जाएगा सर, तो 15.75 गुने 1000, जो कि 1575 जीरो हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर क्यू बराबर कितना होता है सर, 1000 लीटर होता है। तो 1575 जो हमारा मीटर क्यू में कितना हो जाएगा, तो इतना गुने 1000, तो 1575 लीटर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ पे लीटर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल में हम लिखवा दिए हैं आपको कि लीटर में बताना है। क्लियर है, मस्त सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल है तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, बढ़िया सवाल है। अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, जिनमें क्रमशः 20 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान, ठीक है ना, वीकेंड में क्या समझ रहे हैं, किसी छुट्टी के दौरान कर सकते हैं आप, छुट्टी के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः 20%, 30% और 40% है, तो इस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है लगभग, ठीक है ना। इस वीकेंड का जो कार्य और पूरी कंपनी में डेली जो काम होता था उससे प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा। अब छुट्टी में कोई आदमी पूरा काम थोड़ी करता है, थोड़ा बहुत कर दिया, चलिए हेल्प काफी है। यानी कहने का मतलब 3 विभाग है जिसमें कितना कितना है सर, तो 20 है, पहला विभाग में 20, दूसरा विभाग में देखा जाए तो 30 है, और तीसरा विभाग में कितना है सर, तो 40 है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पहला विभाग वाला है जो कितना काम कर रहे हैं सर, 20%, दूसरा विभाग वाला कितना कर रहे हैं सर, तो 30%, और तीसरा विभाग वाला सर तो 40%। अब 20 का 20% निकालिए कितना होगा सर, 4 हो जाएगा, और 30 का 30% निकालेगा तो 9 हो जाएगा, और 40 का 40% निकालेगा तो 16 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना हो रहा है वीकेंड में, तो 16 9 25 4 29, टोटल काम कितना रहा 29। अब पहले कितना काम होता था 100%, यानी 100% करने का मतलब कि जितना कर्मचारी थे सबके द्वारा उतना ही काम। तो कर्मचारी कितना से 40 30 70 और 20 90। पहले पहले 90 हमारा काम अगर होता होगा तो उसमें आप कितना हो रहा है वीकेंड में 29 काम हो रहा है, यानी कि 90 जो 29 जो काम है 90 पर, अब परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसको काटिए, यहाँ पे काटते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद भी कटेगा, देख लीजिए यहाँ 390, सॉरी 290 है ना यहाँ पे, तो 290/9, काटे 9 तिया 27, आपका कितना बचेगा 20 बच जाएगा, 9 दूना के 18, ठीक है ना, और फिर 9 दूना का 32 पॉइंट लगभग कुछ समथिंग आएगा, यानी कि आप सीधा क्या 32 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 32 जो है 32% बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 20 का 20% 4 होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज काटेगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देगा, परसेंटेज 3 तिया 9 बचा, और 40 का 40% 16। अब यहाँ पे दिक्कत किसी को हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे 40 का 40% था ना, मान लीजिए कि 40 का 40% है, तो क्या करें सर, तो 40 गुने 40/100 कीजिएगा ना, 100 कीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किया ना जी, तो कितना बच गया आपका, चौचो का 16 ही बचा। यानी कुल मिला के आप यही कर सकते हैं कि परसेंट है तो परसेंट से खत्म हो गए दोनों जीरो, तो चर्च होगा कितना बचा 16 बचा, क्योंकि काम में क्या होता है हमारा गुना होता है। तो इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट जो आपका अप्रोच है सीखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए 1 + 10 10 डिग्री और 1 + 10 35 डिग्री का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। अब जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे सर, जब भी ऐसा सवाल दिखे कि यहाँ 10a, मान लिया कि 10a है ना, a प्लस यहाँ मान लिया कि b है हमारा, a है a b है, तो a प्लस b का मान जब भी हमारा कोण 45 डिग्री टोटल दे, तो क्या कीजिएगा कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b, 10b बराबर सिर्फ 2 लेके चल देना है, और सीध करके भी देख लेते हैं। जैसे a + b क्या है हमारा, a + b हमारा आना चाहिए कितना सर 45 डिग्री,
ठीक है, कितना आना चाहिए सर? 45 डिग्री आना चाहिए। तो क्या है सर कि हमारा 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर कितना हमारा आना चाहिए? सॉरी, tan यहाँ पे होगा 1 प्लस tan B बराबर कितना आना चाहिए सर? 2 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना हमारा दिया हुआ है सर? वॉल्यूम दिया हुआ हमारा 1 प्लस tan 10 डिग्री, तो 1 प्लस tan 10 डिग्री इंटू 1 प्लस tan कितना है? 35 डिग्री। tan 35 डिग्री। ये नहीं कि सिर्फ ए और यहाँ 10 हो तो 35 हो, कोई जरूर नहीं है। यहाँ 25 होगा तो यहाँ क्या होगा सर? 20 होगा। यहाँ अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ कितना? 40, यानी कि ये प्लस बी जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए? 45 आएगा। तो सीधा tan ए प्लस tan बी 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी बराबर 2 हम सीधा आ जाता है आपका। और प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का मान कितना हमारा आ गया सर? 10 डिग्री। और बी का मान कितना आ गया सर? 35 डिग्री। यानी कि अगर देखा जाए तो ए प्लस बी हमारा कितना आ गया? ए प्लस बी 45 डिग्री आ गया। ए प्लस बी हमें 45 डिग्री लाना था ना, तब ना हम 2 का मान रखते बराबर में। तो हमारा 45 डिग्री हमारा जो है आ गया। तो यानी कह सकते हैं हम कि 1 प्लस tan 10 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री बराबर कितना आ गया सर? 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझ गए? जब भी एंगल का मान 45 है तो सीधे 2 लेके चल देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना है। आगे चले, बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। अब यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है, तो क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? अब ऐसा सवाल करने का कम से कम 8-10 तरीका है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। जो 8-10 तरीका में जो जबरदस्त तरीका है, जो सबसे कम टाइम में हो जाए, उसको लेना है। अब देखिए, जब भी आपको समान छूट मिले, जैसे क्या है 20% की छूट, यहाँ पर भी 20% का छूट, जब भी आपको 20% छूट मिले तो सीधा क्या करना है सर कि एक्स स्क्वायर बटा सीधा 100 कर देना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स क्यों लिखे? तो एक्स का मान कितना दिया हमारा? तो 20%। और यहाँ पे माइनस रहने का मतलब क्या है कि आपको डिस्काउंट चल रहा है, ना कि माइनस वैल्यू में आना चाहिए आपको। माइनस में कहने का मतलब क्या कि डिस्काउंट। लिख लीजिए यहाँ डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का सर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? अब 20 का स्क्वायर देखा जाए यहाँ पे तो कितना होता है? 400, 400, ठीक है ना। अब फिर ओकर बाद देखा जाए हमारा, एक सेकंड, क्रमिक छूट कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे यहाँ सक्सेसिव लगा लीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया सक्सेसिव लगा लीजिए, ऐसे भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा? देखिए 20-20 पहले देखें तो 40% होता है, 40%। अभी एक्स स्क्वायर के बात किए बटा 100 का, तो कितना हो जाएगा? 400 बटा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, बचा 4, अब माइनस 4 करने को तो 36% आने वाला है। लेकिन उससे बढ़िया क्या है कि सक्सेसिव लगा लीजिए, सक्सेसिव हर जगह आपको काम देने वाला है। फिर रेशियो मेथड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सक्सेसिव क्या होता है सर? ए प्लस बी इंटू माइनस ए बी बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए प्लस बी कितना है? तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 बटा 100, क्योंकि ये भी हमारा कितना है सर? 20% है, और बी भी हमारा कितना है सर? 20% है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्लियर है? अब देखिए 20-20 कितना होता है? 40 माइनस, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 दुना के 4 माइनस 4 कितना आएगा सर? 36%। तो 36% 2 बार का सक्सेसिव जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चाहिए तो रेशियो मेथड भी कर सकते हैं क्या कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? देखिए दूसरा तरीका जो है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 से 1 रुपया का छूट 4 जाएगा, फिर 5 से 4 जाएगा, यानी कि 5 25 4 चौका 16, है ना? 4 चौका 16 होगा ना? नहीं है? अब यहाँ देखा जाए तो 25 का सामान 16 में बेच रहा है, यानी कितना का छूट सर? तो छूट दे रहा सर 9 रुपया के। 9 रुपया का छूट कितना पे सर? 25 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना काटेंगे तो 4 बार में, और 9 में 4 से गुना कितना हो जाएगा? 36%। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना? रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 का सामान पे 20% का लॉस, यानी कि 1 का लॉस कितना बेचेगा? 4 में बेचेगा। क्लियर है? तो सबसे मोस्ट आपका क्या रहेगा सर यहाँ पे? जिस आप उम्मीद पे बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमारा टाइम जो कम लग रहा है, तो चाहे तो रेशियो अपनाइए, चाहे तो सक्सेसिव अपनाइए, बात आपका बराबर होने वाला है। क्लियर है? चलिए अगला, यदि r प्लस 64 बटा आर बराबर 16 है, तो r के पावर 4 प्लस 1 बाई आर के पावर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल। अब देखिए r प्लस 64 बटा आर है, तो इसको क्या करें हम, यहाँ पे अगर देखा जाए वैल्यू तो क्या है सर? r प्लस 64 बटा आर बराबर 16। अब यहाँ देखा जाए तो आर स्क्वायर प्लस 64 बराबर 16 आर, है ना?
तो आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 64 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड अगर तोड़ते हैं हम, गुणनखंड अगर तोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो कितना आएगा सर? तो आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 8r प्लस 64 बराबर 0 होगा। अब देखिए 8 8 16 माइनस का माइनस रह जाएगा, 8 8 64, तो 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब r कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो r माइनस 8 हो गया यहाँ पे, और माइनस जो हमारा अगर 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी r माइनस 8 बराबर 0। कोई भी एक वैल्यू लीजिए, बात बराबर है। तो r माइनस 8 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ गया सर? 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब r के मान अगर 8 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, तो r के पावर 4 का यानी कि 8 के पावर 4, 8 है ना, है 4 प्लस 1/8 के पावर 3। अब यहाँ पे 8 के पावर 4 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए इसको कि 8 के पावर स्क्वायर के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/8 के पावर 3। अब 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 के स्क्वायर प्लस 1/512 हो जाएगा 8 के क्यूब। अब 64 का स्क्वायर निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन में 4 चौका 16, आपका एक बच गया, और 6 चौका 24 दूना के 48 से 49 की 9 हासिल होकर कितना आ गया? 4 आ गया, और 6 छक 36 और 4 40, अब प्लस 1/512 यानी कि 4096.1/512, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ है हमें? यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4096 से 1/52 लिख सकते हैं, 1/512 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर प्लस रहे यहाँ ना रहे, बात बराबर है। वो कैसे? वही दिखाया था आपको। चलिए अब यहाँ से दो चीज हमको सीखना है कि 64 का सर स्क्वायर कैसे निकालें और इसको कैसे लिखें। तो बात यहाँ पे ऐसा है, तो देखिए पहले 64 का स्क्वायर देखिए। अब 64 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं किए हम। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 के 6 लिख दिए, हाथ में आपका 1 आ गया। अब दोनों का गुना कीजिए, 6 चौका 24, 24 का दोगुना कीजिए 48, 48 में 1 जोड़ी कितना आ गया? 49 की 9, आपका 4 बचा के लिए खत्म हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, 36 में 4 जोड़ी कितना हो गया? 40, यानी कि 4096 आपका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, क्या करना है सर? तो 4 का स्क्वायर 16, 6 लिखे, आपका 1 बचा, फिर दोनों को गुना करना है, 6 चौके 24 दोगुना करना है, तो 24 दूना के 48, 48 से 1 49 के 9, आपका फिर कितना बचा? कैरी 4 बचा। अब फिर 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 चौक 36 और 4 40, ये हुआ। और दूसरा बात क्या समझाए सर कि अगर कोई भी वैल्यू मान ले कि 3 प्लस 1/2 है, तो इसको सीधे आप 3 से 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 दूना का 6 1 7/2 आया इसका मान। अब इसका अगर देखा जाए तो 2 आएगा एलसीएम, और 3 दूना का 6 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 7/2। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात आपका दोनों बराबर है। क्लियर है? प्लस हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल। अब देखिए 24 माइनस बड़ी कोष्ट 52 माइनस मंझली कोष्ट 4 प्लस 10 गुने छोटी कोष्ट माइनस 3, फिर कोष्ट बंद है आपका। ये तो सिंपल सवाल है, बच्चों वाला कर सकते हैं आप। देखिए 24 माइनस बड़ी कोष्ट 52 माइनस, ठीक है, 4 और प्लस है। अब सीधा इसको छोटी कोष्ट को तोड़ते हैं तो 10 दिया 30, यानी कि माइनस 30 देगा यहाँ पे 30। ठीक, अब यहाँ 24 है तो 24 लिखिए, माइनस 52। अब 30 में से 4 गया तो कितना बचा सर? 26 बता। 26 को चाहिए माइनस में, तो माइनस 26 और माइनस यहाँ था पहले से, अब फिर माइनस आएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो 26 में कितना गया था? 26, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए 24 माइनस 52 से कितना था? 78 होता है, 78 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा सर? 54 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -54 जो है आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास का सवाल था, कोई बड़ी सवाल नहीं था। तो बोर्ड मास को पता ही है कि छोटी कोष्ट का प्रयोग पहले करते हैं, फिर उसके बाद मंझली कोष्ट, फिर बड़ी कोष्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हर तरह से कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब 3 4 5 है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पता चल रहा है, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप चाह सकते हैं तो उसका 2 3 फॉर्मूला है। एक तो आप हीरोन्स फॉर्मूला पर लगा सकते हैं, है ना। चाहे तो आप सबसे बढ़िया क्या कीजिए कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर लीजिए। अब त्रिभुज की भुजाएं है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आधार गुना ऊंचाई कर लीजिए 1/2 गुने सीधा 3 गुने 4 कर लीजिए। ये त्रिभुज का कुछ आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब दूना के 4 3 दूना के 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब उस पे लगाइएगा एस इंटू ए, ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा। पहले निकालिएगा क्या? एस निकालिएगा, फिर एस के बाद निकालने के बाद रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कीजिएगा। वो थोड़ा टफ हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्या है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कोई तो बुझा लीजिए, बात क्लियर है। अगला, एक व्यक्ति क्रैमुल के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब देखिए एक व्यक्ति जो क्रैमुल के 4% की हानि पर बेच रहा है वो तो ठीक है,
लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, तो लाभ या हानि बताइए पहले। अब 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम तौल रहा है, 40 ग्राम तौलना था और तौल कितना रहा है सर, 20 ग्राम तौल रहा है, तो कितना के ग्राम मार रहा है फायदा, तो 20 ग्राम जो है उसका जो हर हमेशा क्या है, लाभ है। तो 20 ग्राम का फायदा कितना पे, 40 ग्राम पे, तो 100 के लिए 100 से गुना करेंगे, सॉरी 20 ग्राम तोल रहा है ना सर, 20 ग्राम तोल रहा है, 20 ग्राम के फायदा मार रहा है किस पे, तो 20 ग्राम बेच रहा है, तो है ना, 40 ग्राम तो बेचना था उसको, लेकिन बेच कितना रहा है, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम बेच रहा है तो 20 ग्राम का फायदा मान रहा है। कहने का मतलब कि आदमी को, जो ग्राहक उसको लग रहा है कि 40 ग्राम दे रहा है, लेकिन फायदा कितना मार रहा है, 20 ग्राम ही तोड़ रहा है, तो सामान उसका जा कितना रहा है, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम पर 20 ग्राम का फायदा मार रहा है, तो सोच लीजिए कि कितना मार रहा है यहाँ पे, तो 100%। तो 100% का जो है प्रॉफिट वो कमा रहा है हमेशा। क्लियर बात समझ रहे हैं। देखिए कहने का मतलब है कि हमको तो लग रहा है सर 40 ग्राम लेने गए, तो 40 ग्राम अगर दुकानदार के पास लेने गए हम कोई सामान, तो हमें लग रहा है कि 40 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो 20 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अब 20 ग्राम का क्या है, प्रॉफिट मार दे रहा है। ठीक है, ले रहा है जी, जो दे रहा है उसके लिए सीपी हो गया ना भाई साहब, तो 25 20 दे रहा है हमें, अब 20 का फायदा मार यानी कि 100% का फायदा मार रहा है हमें, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है सर, एक सेकंड, 100 रुपए का प्रॉफिट, 100% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, कितना के, तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। चलिए अब 100% का प्रॉफिट कमा रहा है, एक सेकेंड, प्रॉफिट कितना कमा रहा है सर, 100% का। और हानि कितना पर सामान बेचता है, तो हानि जो हमारा लॉस है कितना का, 4% के, 4% के, तो यहाँ भी सक्सेसिव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव लगा सकते हैं कि 100 + 4, है ना, लॉस दे रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 100 - 4 अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -100 × 4/100। चलिए A - B - A भी यहाँ पे कीजिएगा तो कितना का सर, 96 - 400/100, काटिए, दो जीरो, दो जीरो खत्म है, 96 में 4 के कितना बच गया, 92, तो 92% क्या आ गया हमारा, प्लस में है, यानी कि लाभ हो जाएगा। माइनस में रहता तो हानि हो जाता। अब 92% लाभ जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम तोड़ रहा है, तो 20 ग्राम का प्रॉफिट मार रहा है कितना है, 20 ग्राम पे, यानी कि 100% लाभ कमा रहा है, 4% हानि, तो सीधा सक्सेसफुल लगाइए। एक हानि जो है माइनस में रहेगा ना भाई साहब, तो A + B अगर करते हैं तो माइनस है तो माइनस बना देगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे A × B/100 माइनस यहाँ होता ही है। क्लियर है, आगे, एक का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 3 4 2 7 8 A 25 9 7 में एक के स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना है सर, 34 34 27 8 A 25 9 7 अब एक के स्थान पर ऐसा रखना है कि जो पूरी संख्या जो है वो हमारा 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बताइए ये पैसा क्या रखें, एक की जगह पे ऐसा कौन सी संख्या रखे जो पूरी जो संख्या है हमारा इतना बड़ा जो नंबर है वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब देखिए सबसे पहले 9 का डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर, कि संख्या को जोड़ते जाइए और 9 का को काटते जाइए। जैसे कहने का मतलब कि जहां 9 आता है वहां काट दीजिए, क्योंकि 9 9 से कट जाएगा। तो जहां या 9 का मल्टीपल जहां है, जैसे 18 27 36 वहां भी काटते जाइए। यानी कहने का मतलब जहां जहां 9 हो रहा है आपका वहां काटते जाइए, यानी कि संख्याओं को जोड़ते हुए। ठीक है, डिजिट को जोड़ते हुए जहां जहां आपका 9 आ रहा है या 9 का मल्टीपल आ रहा है उसको काटते जाइए और देखिए कौन सी संख्या बच रहा है। जैसे कहने का तो 9 पे काटते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 तो पूरी तरह कट जाए, खत्म कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा, 9 से 9 पूरी तरह खत्म। अब फिर 9 देखिए कहाँ बना रहा है, तो 4 3 7 2 9 खत्म, है ना, फिर 7 2 9 खत्म। क्लियर। अब देखिए 8 7 15 15 5 20, चलिए 20 प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ए आ गया, ए बच रहा है ना, सभी को जोड़ना है, तो 20 + A/9, है ना। अब 9 से अगर 20 को काटते हैं, चाहे सीधे सोचे कि 7 पे यहाँ कौन सा वैल्यू रखें कि जो हमारा 9 से पूरी तरह कट जाए। 8 रखते हैं तो 20 8 28 होगा, कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। 1 रखते हैं तो 21 आएगा, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ C है, 7 रखेंगे तो 20 और 7 27 होता है, 27 9 से कटता है, जी बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 दूना का 18 काटिएगा, कितना बार में, 18 बार में कट रहा है, सॉरी 9 दूना का 18 काट रहे हैं तो कितना बार, 2 बार में, तो 18 कटा, तो बचा कितना, 2। अब 2 में ए जोड़ना है, अब 2 में से कौन सी संख्या जोड़े सर, 9 से कट जाए, तो यहाँ पे भी 7 जोड़िए, तो 7 और 2 9 जो है 9 से पूरी तरह
कट जाएगा। क्लियर है? तो 9 का डिजिबिलिटी रूल यही होता है कि डिजिट जो संख्या है सभी का योग 9 से या 9 के मल्टीपल से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या हमारा 9 से कट जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, जबरदस्त सवाल था। आगे चलिए, अब जैसे यहाँ पे ये सवाल था, थोड़ा सोचते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको, ठीक है? जैसे हम बात करें कि 2 3 6 ए 3। आप बताइए कि संख्या जो हमारा एक जगह पर कौन सी संख्या आएगा जो पूरी संख्या को 9 से डिवाइड कर देगा यहाँ पे। अब जैसे क्या बोले सर कि काटते जाइए, तो 6 3 9 पूरी तरह से कट जाएगा। 3 और 2 5, तो 5 प्लस ए बटा 9। अब एक जगह पर क्या रह के 9 से कट जाएगा, तो सोच लीजिए कि 4 अगर रखते हैं तो 5 और 9 होगा और 9 से कट जाएगा। क्लियर है? एकदम बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिए। अगला सवाल चलिए कीजिएगा। चलिए यहाँ पे सवाल पढ़िए। एक कार्य को 12 दिनों में ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो ए जो है कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी। ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में कर पाता है। लेकिन क्या है इसमें कि सर एक एक दिन बारी बारी से कार्य कर, जैसे ए आज काम किया तो कल बी काज करेगा, एक दिन छोड़ दिया फिर बी काम करेगा, बी छोड़ेगा फिर ए काम करेगा, इस तरह से बारी बारी अल्टरनेट काम करते हैं। मैंने कहने का मतलब एक एक दिन छोड़ के देंगे। अब जैसे ए आज काम किया तो कल बी करेगा, तो बी जब कल काम करेगा तो ए तो छोड़ ही दिया। यानी कहने का मतलब अल्टरनेट काम हो रहा है, बारी बारी से काम यहाँ हो रहा है। चलिए पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए जो है 12 दिनों में काज कर रहा है और बी जो हमारा है कितने दिनों में सर, तो 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब 12-30 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन हमको टाइम काम का नहीं पता है कितना काम है। काम पता रहता था ना सर, कहते कि हाँ इतना दिन में अगर इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका एफिशिएंसी निकल जाता डेली का। लेकिन सिर्फ हमें क्या दिया होगा सर, 12 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है, लेकिन टोटल काम आखिर कितना कैसे पता चलेगा। तो चुपचाप दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 12-30 का एलसीएम कितना होता है, तो 12-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब 12 जो है 12 दिन में 60 काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम, तो 5 काम। फिर से समझिएगा, अब 30 दिन में काम पूरा कर रहा है तो पूरा काम कितना है 60, तो एक दिन में कितना काम, तो 2 काम। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमारा इफिशियंसी जो है बाबू पूरा नरक निकल के आ गया। क्लियर समझ रहे बात को कि सर ए जो है 12 दिन में काज करता है, टोटल काम 60 लिए, दोनों का एलसीएम निकाल के, तो 12 जो काम कर रहा है हमारा ए, वो 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम। अब 30 दिन में जो काम कर रहा है 60, वो एक दिन में 2 काम। क्लियर है? यानी कहने का मतलब एक का एफिशिएंसी 5 पर डे का आया और बी का एफिशिएंसी 2 आया। एफिशिएंसी क्या होता है सर, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता होता है करने का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। देखिए कहने का मतलब एक कार्य शुरू करता है, देखिए यहाँ टोटल मान लीजिए हमारा 60 काम है, यहाँ 60 काम है, 60 काम पर जाना है। सबसे पहले कौन आता है सर, ए आता है। ए आया तो कितना दिन काम किया, एक दिन काम किया। तो पहले ए आया, एक दिन काम किया तो कितना काम किया, 5 काम किया। फिर दूसरा दिन क्या आएगा, बी आएगा, तो कितना काम किया, तो 2 काम किया। ठीक है, ऐसे करके काम हो रहा है। 5 फिर ए, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे करते करके काम हो रहा है हमारा 5 2 5 2। हमारा कहने का मतलब है सर कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम कर रहे हैं, तो सर ए प्लस बी जो दोनों मिलकर हमारा काम कर रहे हैं वो 5 + 2 कितना कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। अब 7 काम कर रहे हैं तो बारी बारी से आ रहे हैं, तो कितना दिन लगा इनको, 2 दिन लगा 7 काम करने में। ठीक है, 2 दिन लग रहा है। देखिए 5 काम पहले ए करेगा, वो चल जाएगा, तो दूसरा का दिन क्या आएगा, बी काम करने, तो कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। 7 काम हुआ तो कितना दिन में, तो 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में। उसी प्रकार से बोले कि 7 7 काम, फिर यहाँ 7, इस 7, ऐसे करते करते देखिए ये जो ए से स्टार्ट हुआ है काम, वो किस पे रुकेगा सर, तो बी पर रुकेगा। एकदम ऑटोमेटिक है कि बी पे रुकेगा। वो कैसे, अगर हम बोले कि आपको 7 की रफ्तार से काम करे दोनों, तो 60 काम है,
7 की रफ्तार से हार्डली कितने दिन तक वो काम कर सकते हैं? तो 7 की रफ्तार से हार्डली 8 दिन अगर काम करवाते हैं दोनों को मिला के, तो 8 सत्ते कितना हुआ? 56 हुआ। इसे होगा अब अगर 8 दिन काम करते हो 8 64 हो जाएगा। तो 64 जो है वो 60 से बेसी निकल जा रहा है, यानी कि 60 काम को करना है। तो कम से कम कितना दिन काम करवा सकते हैं दोनों से? 7 की रफ्तार से दोनों से कितना दिन काम करवा सकते हैं बताइए? तो 8 दिन करवा सकते हैं सर, क्योंकि 8 से तो 56 हार्डली हो रहा है। अब 8 दिन काम करेंगे दोनों मिलके, 8 दिन दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना का करेंगे? तो 56 काम करेंगे। 56 काम कर रहे हैं 8 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं। यानी कि 8 दिन लग रहा है दोनों को मिलने पर, तो यानी कहने का मतलब कितना दिन काम हो रहा है? तो 16 दिन काम हो रहा है। क्योंकि 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम कर रहा है, तो 56 काम कितना दिन में? 16 दिन में। है ना? कितना काम? 56 दिन 56 काम 16 दिन पूरा हो रहा है। अगर एका को जोड़ें, ये डेली जोड़ें, 1 दिन 5, 1 दिन 2, 1 दिन 5, 1 दिन 2 ऐसे जोड़ें तब। लेकिन अगर दोनों का हम देखें कि सर 7 की रफ्तार से कितना दिन तक काम होगा दोनों का? 8 से 56, लेकिन हर एक 2 दिन पर 7 काम हो रहा है, यानी कि टोटल काम कितना दिन हो रहा है? 16 दिन। चलिए, अब 16 दिन में तो टोटल हमारा जो है 56 काम हो गया। अब बचा कितना काम? तो अभी भी हमारा देखा जाए तो 4 काम जो है सर बच रहा है। अब 4 काम बच रहा है तो बी पर हमारा स्टॉक हो गया काम 56 काम। बी पर स्टॉक हो गया काम। अब ए से शुरू हुआ था तो बी पर लास्ट हो रहा है 56, क्योंकि 5 2 करके हो रहा है। बी पे ही खत्म होगा, 7वां काम जाके बी पे ही खत्म होगा, यानी कि 56वां जो कार्य हो रहा है वो बी पर खत्म हो रहा है। तो अभी भी कितना काम बच रहा है? हमारा 4 काम बच रहा है। अब 4 काम को कौन करेगा बताइए? ए करेगा कि बी करेगा? बताइए। जब लास्ट दिन तक 56वां कार्य हुआ तो वहां तक बी था। अभी क्या सवाल में बोल रहा है कि बारी बारी काम हो रहा है, पहले ए तब बी, ए बी ऐसे कर रहा है। यानी कि जब बी 56वां कार्य हुआ वहां तक बी कार्य करके चला गया, तो फिर कौन आएगा? ए आएगा। है ना? क्योंकि ए के गेला के बाद बी आया और जब बी जाएगा वो ए आएगा। यानी कि बी तक काम हो चुका था 56, अब कौन आएगा? ए आएगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है सर? 4 है। जो बचा हुआ काम है हमारा कितना है? 4 है। अब 4 जो काम है वो कौन करेगा? ए करेगा। 4 जो है एक काम कर रहा है कितना का रफ्तार से? 5 का रफ्तार से। तो 4/5 यहाँ हमारा आ गया, कितना आ गया? 4/5 डे आ गया हमारा यहाँ पे। 4/5 दिन यहाँ पे आ गया हमारा, दिन आ गया। तो 4/5 दिन यहाँ आ गया हमारा, और 16 दिन टोटल उधर काम हुआ था। सवाल क्या पूछ रहा है सर कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 16 दिन दोनों साथ ही मिलकर काम किया, और जो बचा काम था वो 4/5 दिन में कौन पूरा किया? तो ए काम किया। यानी कि टोटल काम हमारा कितना दिन में समाप्त हुआ सर? तो 16 दिन प्लस 4/5 काम। तो 16 दिन प्लस 16 दिन और प्लस 4/5 काम। अभी क्या बताएं सर कि प्लस वाला जब भी ऐसा दिखे तो सीधा पूर्णांक वैल्यू लिख सकते हैं कि 16 सही 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 सही 4/5 जो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। उम्मीद है समझे होंगे, बढ़िया तरीके से समझे होंगे, क्योंकि एक ही बार में बढ़िया सवाल समझाती है। क्योंकि ए बी ऐसे कार्य हो रहा था। टोटल यहाँ तक कितना काम? तो 56 काम यहाँ तक बी तक होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे डाउट नहीं है? चलिए अगला सवाल। सवाल देखिए यहाँ पे, 16,875 रुपया की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद 19,683 मिश्र धन प्राप्त होती है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल हमारा है 16,875, है ना? रेट कितना है सर? रेट नहीं पता है, रेट निकालना है। अच्छा, टाइम कितना है सर? टाइम हमारा जो है 2 साल है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जा रहा है सर? जो मिश्रधन हमारा है जब भी राशि हो जाए बोल रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 19,68 3 रुपया जो है राशि हो जाता है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब क्या हमारा है कि हमारा मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, हमसे निकालना क्या है सर? तो रेट निकालना है। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब भी 2 साल की बात कहें ना भाई, 2 साल की जब भी बात करें, तो राशि कितनी थी? तो 16,875 राशि थी। अच्छा, हो कितना जा रहा है सर? तो 19,683। जब भी 2 साल की बात करें तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंडर रूट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे क्या पी है। अब दोनों के बीच में जो हमारा आएगा वही क्या आएगा? हमारा सी आई आएगा। क्लियर है? अब 16,875 और 19,683 किसका अंडर रूट है? अभी पता लगाना बड़ी मुश्किल चीज है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम काटते हैं। सिंपल चीज सिंपल फॉर्म में लाते हैं इसको पहले, ठीक है ना? तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है हमें? पहले पता करना कितना से कट रहा है। अब ये भी मुश्किल बहुत चीज है कि इतना बड़ा वैल्यू किससे कट रहा है, पता करना बहुत मुश्किल चीज होगा। जीरो रहता है डायरेक्ट 5 या 2 से काट देते, लेकिन यहाँ पे एक 5 है, एक 3 है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बात यहाँ पे हो जाता है। चलिए काटने के लिए भी सीख लेते हैं।
घबराना नहीं है, बिल्कुल सीखिए आराम से। जहाँ लगेगा आपका कि सवाल में टाइम लगने लगा नहीं है, वहाँ से टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ लगे कि हाँ, इतना बढ़िया डाटा है, इसको काटने लायक सिखाते हैं पहले विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को, तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बढ़िया सवाल में बढ़िया टाइम लगेगा ही। तो चलिए यहाँ पे, अब 9 देखिए यहाँ पे कितना से कट रहा है। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं 5 है, 3 है। अच्छा, सबसे पहले बड़ी वैल्यू चेक करते हैं हम, तो 8 एक 9 6 15 7, चलिए 8 एक 9 काट दीजिए, 7 5 12 6 18, ये तो वैल्यू हमारा 9 से कट रहा है। 9 से क्यों चेक किए सर? कि 9 से चेक करना, 11 से चेक करना बहुत आसान चीज होता है, पहले हम चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने का क्या तरीका है? आपको पिछला सवाल में बताएं, सीधा ही सबको जोड़ के योग देखिए कि 9 से कट रहा है, तो पूरा वैल्यू 9 से कट जाएगा। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, तो 9 दूना का 18, ठीक है ना। 9 6 3 9 खत्म, 8 एक 9 खत्म, देख लीजिए 3 और 6 9 खत्म हो जाएगा, 8 है 9 खत्म और 9 खत्म, यानी कि 9 से एकदम वैल्यू काट ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब काटिए इसको, 9 से काटेंगे तो अंडर रूट कर दीजिए, लेके चलना है अंडर रूट को, तो 9 दूना के 18 नहीं कटेगा, एक के बाद में कटेगा, ठीक है। 9 का 9 18 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 7 बच गया तो 78 हो जाएगा, तो 9 8 72, यहाँ 6 बचा और 67 आएगा, तो 9 7 63 और 9 5 45, क्लियर है। इतना वाला कटेगा, फिर भी आप काटते रहिएगा, आप लोग भी काटते रहिए, मजा आएगा सोल्यूशन करने में। इतना बढ़िया बढ़िया सोल्यूशनों को तो काटने में मजा आता है सर, यही तो डाटा है। एमटीएस रहे चाहे सीएचएस रहे, एसएससी का डाटा बहुत जबरदस्त होता है, काटने में इतना समय लग जाएगा, आपको टाइम पता नहीं चलेगा। तो सीखिए काटने के लिए। अब देखिए 19 है, तो फिर 9 दूना का 18, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 9 दूना का 18 हुआ यहाँ पे। अब यहाँ बचा कितना सर? एक बचा 16, तो 9 एकम 9, कितना सर? 7 18, 9 8 72, और फिर कितना बच गया सर? 63, 9 7 63, 21 87। अभी कटेगा, देख लीजिए काट के, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और फॉर्म बना देते छोटा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18 75 तो हमारा 5 से काटा, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। अगर 7 यहाँ 5 यहाँ है तो 15 17 बनाएगा, तो या 27 बना सकता है, कुछ भी। पहले 3 से चेक कर लेते हैं। अब 3 से भी आसान चीज है, क्योंकि आपका जो है योग है वो 3 से कटना चाहिए, यानी कि 9 वाला ही आपका विभाज्य का रूल है, 3 वाला भी। तो 8 एक 9 3 से कट जाएगा, 25 75 3 से कट रहा है। 17 21 2 का 6 9 27, बढ़िया है। 3 से हमारा कट रहा है, तो 3 से काटिए, 36 18 है ना, और 3 दूना का 6 और 5 5 दिया 15, यहाँ काटेंगे 3 बार में, तो 17 21 3 दूना का 6 9 तिया 27। चलिए, अब इतना छोटा फॉर्म आया, क्या बता सकते हैं कि 625 का अंडर रूट कितना होता है सर? 25 होता है, और 729 का कितना होता है सर? 27 होता है। तो 25 हमारा जो हमारा मूलधन था 27 हो जा रहा है 2 साल में, तो कितना का सर ब्याज? तो सीआई हमारा 2 रुपया। अब 2 रुपया के ब्याज कितना पे? तो 25 पे। 2 रुपया के ब्याज कितना पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? तो 2 रुपया के ब्याज 25 गुने 100 के लिए 100 से गुना, क्योंकि रेट निकालना है ना, तो 100 से गुना करेंगे, रेट परसेंट निकालना है तो 25 चौका 100 और 4 दूना के 8%। तो 8% जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 25 है और 25 से 27 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल और मिश्रधन के बीच में हमारा जो रेशियो आता है, किसका आता है सर? तो सीआई का आता है, और साधारण ब्याज में एसआई का आता है। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था। इससे काटने का भी तरीका भी सीख लिए। चलिए, अब ऐसा सवाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ सीखना ही मिलता है हम लोग को। अब बनाइएगा इसको। चलिए, देखिए, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है, तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। यानी कि दोनों का जो राशि है वो दोनों का योग के अगर पूछे कि औसत क्या होगा, तो बता सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले n राशियों का औसत p है। देखिए, n का जो एवरेज है, n राशियों का जो एवरेज हमारा है, एवरेज कितना है सर? तो सर हमारा p है। अगर हम एम रेशियो का पूछे, एम रेशियो का कितना है सर? एम राशियों का औसत हमारा क्यू है, तो क्यू हो गया। अब अगर इसका योग पूछते हैं, योग, तो सम क्या हो जाता है बताइए? दोनों का सम निकालना हो तो सम क्या होता है? बोले कि दो संख्याओं का औसत हमारा 3 है, तो इसका सम कितना होगा सर? तो 6 हो जाएगा। कैसे? कि दो दो तीन हमारा क्या औसत है, दो व्यक्तियों का औसत माने कि 3 है, ठीक है। दो व्यक्तियों का औसत 3 है, यानी क्या कहने का मतलब? दो व्यक्ति को वर्ष ले लीजिए ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का उम्र का जो औसत है 3 है,
तो कहने का 3-3 दोनों का है तो कितना हो जाएगा सम 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ सम निकालना है कि एन एन जो है एन राशि उनका औसत पी है, इनका सम कितना हो जाएगा तो एन पी हो जाएगा, गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो एम जो राशि है उनका उनका क्या है हमारा औसत क्यू है, तो उसका सम कितना हो जाएगा सर तो एम क्यू हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का हमें पूछ रहा है कि दोनों का जो है एम और एन दोनों का क्या निकालिए सर कि एवरेज निकालिए। तो एम प्लस एन राशियों का एवरेज क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका एनपी एनपी प्लस एम क्यू, क्या दोनों का सम हो गया। तो एवरेज निकालना तो क्या करेंगे सर तो एनपी एनपी प्लस एम क्यू। ठीक है, अब संख्या जितना है उसको संख्या से डिवाइड कीजिए, एम प्लस एन जो संख्या है इसको डिवाइड कर देना है। तो एनपी एन राशियों के लिए एमपी एम राशियों के लिए, तो कहने का मतलब है कि दोनों का पूछ रहा था हमसे राशियों का औसत कितना होगा। तो एनपी प्लस एमपी बटा संख्या जितना है, दो संख्या था एम प्लस एन, एनपी प्लस एमपी बटा एम प्लस एन, एनपी प्लस एम क्यू बटा एम प्लस एन है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, बढ़िया सवाल था, मजा सवाल था, जबरदस्त सवाल था। अगला, अब देखिए ये भी सवाल बहुत शानदार सवाल है। अब देखिए सवाल है कि दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 200 मीटर है प्रत्येक की, यानी कि 200 मीटर की दो ट्रेन अब विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर घंटे है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे समझते हैं हम, देखिए जैसे मान लें कि एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, एक ट्रेन हमारा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है। चलिए एक ट्रेन मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, दूसरा ट्रेन यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्रेन यहाँ है हमारा। चलिए अब एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रेन की चाल हमारा पता है कि सर 90 किलोमीटर पर घंटा है, एक का दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर पर घंटा है। अब दूसरी ट्रेन की नहीं पता है। अब देखिए ये पता है कि एक दूसरे को पार कर रही है, तो यानी कि एक दूसरे को पार कब करेगी जब विपरीत दिशा में आएगी। तो जब भी विपरीत दिशा में आ रही है तो पहला ट्रेन के मान लें कि चाल एक्स है, इसका वाई है, तो विपरीत जब भी विपरीत में आए, ठीक है, इसका तो दिया हो तो इसका मानने की कोई जरूरत नहीं है हमें। चलिए इसका माना हुआ है, तो पहली ट्रेन का चाल नहीं पता है, तो मान लें कि एक ट्रेन का जो हमारा चाल है तो x किलोमीटर पर घंटा है। अच्छा, अब जब भी एक दूसरे के विपरीत आती है तो उनका चाल जो है सापेक्षिक चाल जो है वो क्या हो जाता है सर जुट जाता है। क्यों? क्योंकि जब मिलना है दोनों को, तो देखिए ये मान लिया कि 20 की रफ्तार से आ रहा है, ये हमारा 10 की रफ्तार से आ रहा है, तो दोनों मिल रहा है, तो जो दूरी है बीच में वो दोनों तय कर रहा है अपने अपने रफ्तार से। तो 20 की रफ्तार से 10 की रफ्तार से दोनों 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दोनों मिल रही है। अगर बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे से हट रही है, तो यानी 20 की रफ्तार से, तो उसका तो अलग खैर उसका तो अलग हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रही है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे दिशा में जा रही है। तो कहने का मतलब क्या, ये माने कि 30 की रफ्तार से जा रहा है, 20 की रफ्तार से जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो दूरी रह रहा है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है ना, क्योंकि एक घंटा में वो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी, और दूसरी जो 20 किलोमीटर वाला था वो एक घंटा में 20 किलोमीटर दूरी की तय करेगी। यानी कहने का मतलब दोनों का बीच में दूरी कितना है 10 किलोमीटर का। तो वो हमारा सापेक्षिक चाल जो है हमारा वो उसमें घट जाएगा। कब? जब दोनों एक ही दिशा में चले। लेकिन जब दोनों एक विपरीत दिशा में आए तो दोनों का दूरी जुड़ जाता है, क्योंकि ये अपना रफ्तार से आ रहा है, ये अपना रफ्तार से आ रहा है, तो जल्दी मिलेगा। तो सापेक्षिक चाल क्या समझे कि जब एक दूसरे के विपरीत आती है तो दोनों का चाल जुट जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि पहली ट्रेन का 1 किलोमीटर पर घंटा मान लिया, दूसरा का 90 किलोमीटर पर घंटा है, अब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है तो दोनों का चाल जुट जाएगा। सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा x प्लस 90 किलोमीटर पर घंटा। समझ गए? अब जहां तक रहा हमारा चाल निकल गया। तो क्या कहने का मतलब पहली ट्रेन का जो है, समझ गए थ्योरी, यानी कि पहला जो ट्रेन है उसका जो हमारा रफ्तार है वो कितना है सर x किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा जो ट्रेन है उसका दिया हुआ है कितना 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, दोनों को मिटा देते हैं हम, कोई दिक्कत है, समझ गए होंगे। चलिए सापेक्षिक चाल दोनों का कितना आ गया सर, अब बात करके सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल दोनों का कितना आ गया x प्लस 90 किलोमीटर पर घंटा, है ना। आगे सापेक्षिक चाल, अब क्या हमें समझना है सर, तो अब हमें यही समझना है कि जो दूरी हमारा है, अब देखिए जो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगता है, जब भी ट्रेन वाला सवाल है तो दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला तो कि जब भी देखिएगा
तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, नहीं तो किसी ट्रेन को पार करेगा या किसी गुंबज को पार कर सकता है। ठीक है, अब जब भी आपका बात है कि किसी पेड़ पेड़ को पार कर रहा है, किसी आदमी को पार कर रहा है, यही दो कॉन्सेप्ट आता है। तो जब पेड़ या आदमी को पार करे, चाहे खंभा को पार करे, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए या गुंबज आ जाए, तो उसमें जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई रहती है और गुंबज की भी लंबाई रहती है और ट्रेन की भी लंबाई रहती है। यहाँ किसको पार कर रहा है? एक दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है जिनका लंबाई 200 मीटर है। तो पहला ट्रेन की भी लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई 1 प्लस ट्रेन की लंबाई 2 जो है, यही बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एस गुने टी, यानी कि 4 गुने समय। अब डिस्टेंस कितना? TL1 प्लस TL2, यानी कि ट्रेन की लंबाई 1 प्लस ट्रेन की लंबाई 2, दोनों का 200 मीटर है तो कितना हो जाएगा सर? 400 मीटर बराबर। चाल कितना है दोनों का? तो x प्लस 90, x प्लस 90 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए, दूरी हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है हमें। तो हमारा जो चाल है x प्लस 90 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, अगुने टाइम कितना है? 10 सेकंड है। फिर से समझिएगा, दूरी हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सर सेकंड में है, तो हम किलोमीटर पर घंटा को किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना? 5/18 से गुना। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मतलब बड़ी संख्या में जब जाएंगे तो बड़े से गुना होगा, यानी कि 18/5 से। अब जैसे हम देखें कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि छोटा वैल्यू में जाना है, तो छोटा से गुना, यानी कि 5/18 से। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काटिए। 10×5 = 50, सॉरी यहाँ पे दूसरा कलर से काट लेते हैं। 10×5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50×8 = 40, यानी करेगा 400। अब यहाँ 18/8 कितना होता है? 44। 144 बराबर x प्लस 90। अब x बराबर कितना आ जाएगा सर? तो 90 घटेगा तो 54 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो x बराबर माने क्या है सर? हम x बराबर पहले चाल की हमारा जो है स्पीड माने है, तो कितना आ जाएगा सर? तो 54 किलोमीटर पर घंटा। तो 54 किलोमीटर पर घंटा जो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अब यहाँ लगेगा सर कि मीटर पर सेकंड में सब वैल्यू लेके आए हैं, तो यहाँ 54 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। लेकिन माने किस में हम? x किलोमीटर पर घंटा में माने हैं। सापेक्षिक चाल किस में निकाले हैं? तो किलोमीटर पर घंटा में निकाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x बराबर 54 किलोमीटर पर ही घंटा होगा, जो मानेंगे वही होगा, है ना? चलिए अगला। एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोले का आयतन किन किन को पता है? बताइए जल्दी। गोले का आयतन किन किन को पता है? अब बताइए। 1/3 होगा, 4/3 होगा, 2/3 होगा। सभी कन्फ्यूजन इसी में रहता है। अब गोले का आयतन जो हमारा होता है, क्या होता है सर? वॉल्यूम जो हमारा होगा स्फीयर का, वो क्या हो जाएगा कि 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 लिखिए। अब पाई का हमारा मान रखेंगे, बताइए। पाई के मान रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ भी पाई में ही मान है, यहाँ भी पाई में ही निकालना है। तो पाई जो लिखेंगे यहाँ पे, पाई का जो मान रखेंगे वो बिल्कुल बेवकूफी करेंगे, बिल्कुल नहीं रखना है हमें, ठीक है ना? वो आओ 22/7 करके टफ वैल्यू बना देगा। तो क्या करना है सर? पाई में है तो पाई का मान नहीं रखना है। अब क्लियर देखिए, 4 गुने पाई गुने आर क्यू। हमारा वॉल्यूम दिया कितना है सर? तो 288 पाई, 288 पाई। क्लियर है? वॉल्यूम दिया हुआ है, हम वॉल्यूम से चलेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू होता है। हमारा वॉल्यूम कितना है सर? 288 पाई है। पाई में है तो यहाँ पर पाई छोड़ देंगे, 22/7 नहीं रखेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अब अगर काटेंगे 4 से इसको, तो 4 से कितना बार में? 7 चौका 28, 2 चौके 8, 72 बार में। अब 72 गुने 3 बराबर आर क्यू। अब 72 में 3 से गुना किया, 3 गुना का 6, 7 21, 216 बराबर आर क्यू। तो आर का मान क्या आ जाएगा हमारा सर? तो क्यू रूट 216, जिसका मान कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आर का मान कितना हमारा आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। ठीक है, आर का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब निकालना क्या है सर हमें? तो सर इसको थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आर का मान 6 है, निकालना क्या है? यहाँ पे भी निकाल देते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करें। अब पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है सर? सरफेस एरिया क्या होता है इसका? गोला का सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 है तो 4 लिखिए, पाई के मान पाई लिखना है। आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 6 का स्क्वायर। तो 6 गुने 6 यानी कि 36। अब 36 में 4 से गुना कीजिएगा तो 144, और पाई के पाई रह जाएगा। तो क्या सेंटीमीटर में था? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सरफेस एरिया निकाले हैं, सरफेस एरिया निकाले हैं। ठीक है, कितना आ गया सर? 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए जो है,
बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पाई पे मान दोनों जगह रखते तो वही आता है, लेकिन फिर यहाँ दिक्कत होता है सर मान कहना आ रहा है, तो देखना है सवाल को पहले कि किसमें आंसर दिया हुआ है, किसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पाई है तो यानी कि पाई का मान हमें रख के चलना है ना? समझ गए? बढ़िया। चलिए अगला सवाल। चलिए पढ़िएगा। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। अब देखिए कोई आधा भाग होगा, मान लिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई आदमी को चलना है, ठीक है। यहाँ मान लिया कि कुछ आधे दूर का है, आधा दूर जो है हमारा है, आधा दूर को, ठीक है, आधा दूर को व्यक्ति चल रहा है कितना की रफ्तार से सर? तो 21 किलोमीटर पर घंटा। अब ये जो आधा दूर है उसको 24 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार चल रहा है। जाने आने में कितना समय लग रहा है सर? 10 घंटा। क्या लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। यात्रा में पूरे कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे लग रहा है। तो एक आधा दूरी को 21 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, 24 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, फिर आधा दूरी को, शेष दूरी को, यानी कहने का मतलब है कभी आधा दूरी को कुछ कुछ दूरी से चलेगा, फिर आधा दूरी को कुछ और दूरी से चलेगा। तो आप 10 घंटा में एग्जैक्ट बता सकते हैं कितना दूरी तय किया है? बताइए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? अब देखिए ना भाई साहब, 21 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर पर घंटा है। अब यहाँ 10 घंटा में चलना है तो कैसे निकालेगा कि दूरी कितना तय किया है टोटल? पता चलेगा? नहीं चलेगा। एग्जैक्ट हमें क्या पता चले? दोनों का स्पीड पता चले एग्जैक्ट, यानी कहने का मतलब 21 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा जो है चल रहा है, तो इसका कोई एवरेज कोई ना चाल होगा इसका, ठीक है। देखिए कुछ दूर कम स्पीड चला, कुछ दूर फिर तेज स्पीड चलेगा, कुछ दूर कम चला, कुछ दूर तेज चला। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ तो एवरेज इसका होगा। तो सबसे पहले इसका एवरेज चाल निकालेंगे। तो एवरेज चाल हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड वो होता है क्या सर कि 2 गुने पहला चाल यानी कि यू गुने दूसरा चाल यानी कि भी बटा यू प्लस भी। अब देखिए 2 गुने यू कितना है हमारा? 21 गुने भी कितना है सर? 24 बटा यू प्लस भी कीजिए। 24 21 कितना होता है सर? 45 होता है। इसको काटते हैं तो काट सकते हैं आसानी से। 3 से काटिए, है ना? 3 से काटेंगे तो कितना बड़ा सर? 15 तिया 45, 3 से इसको काटिए तो 7 21। अभी कटेगा ये 8 की 24 और 5 तिया 15। अब गुना कीजिए 7 दुना के 14, 8 से 56 दुना के 112, 112 बटा 5 आ गया, बराबर कितना होगा? तो 224.5, 224 और पॉइंट एगो हो जाएगा आपका। तो 22.4 क्या है हमारा? किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे सर इतना जल्दी कैसे कर दिए डिवाइड? तो कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे 5 है, इसको 10 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 224 आया, और नीचे हमारा 10 बना दिया था। तो 10 मीन्स क्या? एक पॉइंट इधर बैठा दीजिए। तो यहाँ छोटा छोटा जो आपका अप्रोच है स्मार्ट, वो लेके चलना होगा। यानी कि 24.4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। कितना है? 24.4 किलोमीटर पर घंटा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। अब 24.4 किलोमीटर पर घंटा आ गया। स्पीड कितना आ गया सर? 24.4 किलोमीटर पर घंटा। और टाइम कितना है सर? तो 10 घंटा। अब एग्जैक्ट पता चल सकता है कितना दूरी तय किया है। तो डी बराबर क्या होता है? निकालना क्या है हमें? दूरी। तो डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है सर? 24.4 गुने समय है 10 घंटा। चलिए इन्हें किलोमीटर पर घंटा में था या घंटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना करेंगे कितना आएगा? 244 किलोमीटर। अब 244 किलोमीटर देख सक या कितना था सर? 22.4 है ना? 22.4 है यहाँ पे। एक सेकंड, स्पीड गलती लिख ली हम। देखिए एक सेकंड, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्पीड कितना है सर? स्पीड हमारा कितना आ गया? 22.4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना? और टाइम कितना है सर? तो 10 घंटा। तो क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चार कितना है सर? 22.4 गुने टाइम कितना है? 10 घंटा, यानी कि 224 किलोमीटर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 224 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चले, अगला सवाल है। देखिए, चलिए कीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। बढ़िया सवाल है, कीजिए।
देखिए यहाँ पे सवाल एक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, यानी मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ भी हो वैल्यू हम नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, कोई चुनाव हुआ होगा, उसमें एक विनर होता है, एक लूजर होता है। बस अब दोनों को वोट कितना मिला, एक को 48% मिल रहा है और दूसरा उम्मीदवार को जो है जीत रहा है 48%, और दूसरा उम्मीदवार कौन है जो हार गया होगा, उसको 22% मत मिल रहा है। ठीक है, अब टोटल वोट मान लें कि 100% होगा, देखना में 48% विनर को मिल रहा है, अब 22% किसको मिल रहा है, लूजर को मिल रहा है। तो टोटल कितना हुआ, तो 8 2 10, 4 2 6 7, 70% वोट कहीं ना कहीं आ रहा है। चाहे जीतने वाले को मिले चाहे हारने वाले को मिले, 70% वोट पड़ गया। अब 100 वोट टोटल था, लेकिन 70% वोट मिला, तो कितना वोट नहीं मिला, तो मान लिया कि 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30% वोट जो है हमारा नहीं मिला है। यही ना होगा भाई, मान ली टोटल जो पंजीकृत वोट होंगे, इलेक्शन जो पंजीकृत टोटल वोट हमारा कितना है, 100 होगा, 100% होगा, तो 100% में जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 22% दिया हुआ है, जोड़ेंगे 70% आया। अब 70% दोनों को मिल रहा है, तो मिल नहीं कितना रहा है वोट, तो 30% वोट नहीं पड़ रहा है, तो 30% वोट नहीं पड़ रहा, उसी का मान निकालना है हमें, क्या होगा। अब सवाल देखिए, अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितना वोट मिल रहा है सर, तो 15,744, 15,744 जो है जीतने वाले उम्मीदवार के मिल रहा है, जो कितना उसको प्राप्त हो रहा है, 48% मिल रहा है। तो कुल मतों का 48% मिल रहा है। अब वोट कितना इसका मिल रहा है, 15,744, यानी कि 48% का मान कितना है, 15,744। निकालना कितना है सर, कि कितना वोट नहीं पड़ा, यानी कि 30% का मान हमसे निकालना है। फिर समझिएगा, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को, नहीं जीतने वाले उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 48% है। यानी कि 15,744 जो है कुल मतों का 48%, यानी कि 48% का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब कितना वोट नहीं पड़ा सर, 30% वोट नहीं पड़ा, 30% का मान निकालना है। अब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, अब काटिए इसको, तो कितना से कटेगा सर, 16 से काटते हैं तो 16 तिया 48 और 10 तिया 30। अब 16 किसको काटिए, तो 16 कितना बार कटेगा, 16 चौवाल से 144 आएगा। यहाँ बचेगा कितना सर, यहाँ बचेगा आपका 157, 144, यहाँ आपका बचेगा 3, यहाँ आएगा 1, यानी कि 134। तो फिर 16 8 28 से 128, यहाँ बचेगा 64, 16 चौके 64, यानी कितना बार कट जाएगा हमारा, तो 984 बार में कट रहा है वैल्यू। तो 984 बार में कट रहा है, अब इधर 10 है, यानी कितना आएगा सर, 9840, यानी कि 9840 जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि वोट नहीं पड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझे बात, क्लियर है। 48%, 22% मत मिल गया हारने जीतने वाले का टोटल का, तो बचा कितना, 30% वोट बचा, जो कि नहीं वोट देने गए लोग, या वोट नहीं वोटर लिस्ट में नहीं नाम था उनका, यानी कि मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कितना था, 30%। 48% का मान दिया हुआ, 30% का निकालना था, बात क्लियर। आगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले दो वृत्त की बात कर रहा है, तो दो वृत्त हम ले लेते हैं। चलिए, त्रिज्या 4 और 7 है, यानी कि एक छोटा वृत्त होगा, अब एक थोड़ा बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से दोनों का केंद्र ले लेते हैं पहले। एक इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। ए मान ले कि केंद्र ओ है, यहाँ पे ओ 1 है ना। अब दोनों के केंद्र को मिलाते हैं अगर हम, चलिए अब दोनों के केंद्र को मिलाइए भाई। मिला दिए। आगे क्या है, दोनों का त्रिज्या, एक का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए एक त्रिज्या यहाँ मिला देते हैं 4 वाला, एक त्रिज्या मान लेते हैं कि यहाँ है 7 वाला। ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की दूरी कितना है सर, 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि क्या हमें निकालना है वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई। उभयनिष्ठ क्या होता है, दोनों कॉमन हो, कॉमन पूछ रहा है, दोनों कॉमन जो है हमारा बना रहा है ना वृत्त,
ये दोनों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, क्या होगा वो निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो हमारा आ रहा है रेखा, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। क्लियर है, बस यही सवाल था। अब मान लीजिए कि यहाँ P है, यहाँ क्या है सर T है, तो PT की लंबाई हमसे पूछ रहा है। दोनों की वृत्त देखिए, दोनों का हमारा जो है भुजा त्रिज्या दिया हुआ था, एक 4 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर, ठीक। और केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि D जो है हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। देखिए R1 कितना है सर 4 सेंटीमीटर, अब R2 कितना है सर हमारा 7 सेंटीमीटर, और D हमारा कितना है सर 12 सेंटीमीटर, है ना। निकालना क्या है सर, PT की लंबाई निकालना है, क्या होगा बताइए क्या होगा। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो PT बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर माइनस R2, सॉरी R1 माइनस R2 के स्क्वायर, R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है सर, ठीक है। देखिए दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के बीच के अंतर का स्क्वायर कर देना है, सिर्फ आपका यही करना है। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर करेंगे तो डी कितना है सर 12, 12 के स्क्वायर 144 माइनस R1 माइनस R2, यानी कि 3 में 4 में से 7 गया तो कितना बचा 3, -3। अब -3 है तो इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ रूट अंडर चलेगा, चलने दीजिए। यहाँ कितना सर 144 माइनस 3 तिहाई 9, 9 रूट अंडर आएगा। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब घटाएंगे तो कितना आएगा सर 135। अब 135 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने 15, 15 तिया 45 तिहाई 135, क्यों क्या लिख सकते हैं कि 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आएगा, तो 3 रूट अंदर क्या आ जाएगा सर 15, यानी कि 3 रूट 15 सेंटीमीटर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे, मस्त सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल, कुछ नहीं करना है सर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, बड़ा वाला दूरी है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, दोनों बीच का डिफरेंट का स्क्वायर निकाल देंगे, जो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा वैल्यू, है ना। अगला सवाल, अब देखिए दो प्रकार के दूध हैं, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपया प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। दोनों प्रकार के दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का अनुपात 55 रुपया प्रति लीटर हो जाए। सबसे मस्ट आपका एलिगेशन मेथड इसमें लगेगा, जो क्या होता है सर, यहाँ वाला जो फर्स्ट रेट है, फर्स्ट रेट सेकेंड रेट और दोनों को मिला है वो रेट, बोथ रेट जो दोनों को मिलाने वाला। अब दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ से जो घटा के यहाँ आएगा और जो यहाँ से यहाँ घटा के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाता है। लेकिन ध्यान देना कि जो दोनों का जो हमारे घटा के या मिला के या जोड़ के जो वैल्यू बनाना चाहिए यहाँ पे, वो हमारा क्या है कि एक से जो है, एक से इससे क्या रहना चाहिए बड़ा रहना चाहिए, या एक से यहाँ छोटा रहना चाहिए, या यहाँ छोटा रहेगा तो यहाँ हमारा बड़ा रहना चाहिए, बात यही रहना चाहिए। यानी कि बीच वाला वैल्यू एक वाला वैल्यू से, बीच वाला वैल्यू बीच में रहना चाहिए दोनों का, बात क्लियर है। बीच वाला वैल्यू जो है हमारा हमेशा बीच में रहना चाहिए, यानी कि एक से बड़ा रहे चाहे एक से छोटा रहे। यानी कहने का मतलब पहला दूध जो रेट है 70 रुपया वाला है, दूसरा रेट जो है 50 रुपये पर लीटर वाला है, और जो दोनों को मिला रहा है वो कितना लीटर है सर, तो 55 लीटर वाला है दूध। कहने का मतलब पहला जो दूध का रेट था वो मान लीजिए 70 रुपये पर लीटर वाला था, और दूसरा जो था हमारा 50 रुपये पर लीटर वाला था। दोनों को देखिए, एक बढ़िया किस्म का दूध है, एक थोड़ा खराब किस्म का दूध है। अब दोनों को मिला के बेच रहा है तो थोड़ा मीडियम किस्म का दूध बन जाएगा। उसको कितना बेच रहा है सर, तो 55 रुपये पर लीटर बेच रहा है। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए कि जो वैल्यू है दोनों का बीच में है कि नहीं है। तो 55 55 जो है 50 से बड़ा है लेकिन 70 से छोटा है, यानी कि बीच में वैल्यू है हमारा, बीच में वैल्यू है हमारा। अब 55 में से 50 का कितना बचेगा 5, अब 55 में से 17 कितना बच गया 15। अब यहाँ पे देखिए 5 अनुपात कितना आ गया सर 15 आएगा, काटिएगा तो एक एक अनुपात 3, 1 अनुपात 3 आ जाएगा, काटिएगा तो, है ना, कितना आ गया 1 अनुपात 3 आ गया। देखिए यहाँ अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ माइनस करें तो कितना आ गया सर 5 आ गया, और यहाँ माइनस किए तो 15 आ गया। अब 5 अनुपात 15 यानी कि 1 अनुपात 3 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बढ़िया शानदार सवाल। सवाल एक आपका आखिरी सवाल देखिएगा। अब आखिरी सवाल है तो आखिरी सवाल ऐसा ही होगा, एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को 8% अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। अब 2500 रुपया का टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा, यानी कहने का मतलब 25% का छूट दे रहा है। अगर जो ग्राहक तुरंत पैसा देते हैं नगद भुगतान कर रहे हैं उनके लिए 8% और छूट दे रहा है।
25% छूट सभी के लिए है, लेकिन जो नगद भुगतान करते हैं उनके लिए 8% और छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 2500 रुपया जो हमारा टेबल लैंप का कीमत होगा उसके लिए उसको कितना भुगतान करना होगा नगद, अगर दोनों छूट चाहिए तो। अब D1 कितना है सर, 25%, और D2 कितना है सर, 8% है, क्योंकि नगद भुगतान तो करने की बात ही कर रहा है। अब MP कितना है हमारा, 2500 है, तो व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, यानी कि SP का मान हमसे पूछ रहा है जब इतना डिस्काउंट पे बेचेंगे, ठीक है। अब सक्सेसिव लगाइए तो 25 अब 8 33, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुने 8 बटा 100, ठीक है ना, A प्लस बी माइनस AB बटा 100, 25 अब 8 33 माइनस 25 8 200 बटा 100, काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 31%, 31% है ना, 31%, यानी कि 31% का टोटल उसका डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि D1 और D2 का सक्सेसिव कितना आ गया हमारा, 31% टोटल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। D1 D2 का मान निकाल लिया हम, सक्सेसिव कितना आ रहा है सर, तो 31% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब यही पूछ रहा है कि 31% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो सामान कितना मिलेगा, 31% डिस्काउंट पे जब बेच रहा है तो सामान कितना का मिलेगा, 100% कोई सामान अपने आप में होता है, उस पे 31% का डिस्काउंट देगा तो सामान कितना का मिलेगा सर, तो कहीं ना कहीं 69% में सामान हमें मिल रहा है, ठीक है ना। 100 रुपए के सामान पे 31% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 69% पे बेच रहे हैं सामान को, क्लियर है। अब देखिए 2500 रुपया का सामान था MP, जो हमारे अपने आप में 100% होता है, MP अपने आप में क्या होता है सर, 100% होता है, क्योंकि MP अपना खुद का दाम उसका है, कुछ भी मार्क प्राइस करता है अपने आप 100% है, भले वो बेच सकता है, आप 10% के लॉस से बेचा 10% के प्रॉफिट में मिले, लेकिन SP अपने आप में 100%। अब वही पूछ रहा है कि जब 100% के सामान को 69% में बेच रहा है तो बताइए कितना उसको पैसा देना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बच गया कितना सर, 25 गुने 69, यहाँ परसेंट है, यहाँ भी परसेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे कट ही जाएगा। तो 25 गुना 69 गुना कीजिए, 9 5 45 का 5 कैरी 4 बच गया, ठीक है। 9 दूना का 18 और 6 पचे 30, 9 दूना का 18 और 6 पचे 30, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 48 से 4 52, 52 की 2 आपका कितना बच गया सर, 5 आ गया, 6 दूना का 18 और 5 23, यानी कि 23 25 आपका जो है, 1 मिनट भाई मेरे, कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, नगद भुगतान कितना भुगतान कर रहा होगा, ठीक तो है 69%, अब 31% घटेगा तो 69% बचेगा ना, तो गुना करें तो फिर से, अब देखिए 9 पचे 45 का 5 आया, यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुना करे तो 9 दूना का 18, 6 पचे 30, है ना, तो 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 से 4 52, 52 की 2 आपका बचा यहाँ पे 5 बच गया, है ना, और 6 दूना के 12 5 17, यानी कि 17 25 जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 17 25 कहाँ है सर, 17 25 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बिल्कुल सही 17 25 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा आपका जो सवाल था पूरा का पूरा हमने समाप्त कर दिया, ठीक है ना, 20 के 20 सवाल पूरा का पूरा आज के सेशन का समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल तो देखने को मिलेगा ही, शानदार शानदार आपका अप्रोच भी देखने को मिला, कहीं कहीं हमको विभाज्य के रूल बताएं, कहीं कहीं आपका गुना करने का तरीका भी बताएं। तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका फायदा होते रहेगा। प्रॉफिट इसमें यही है कि आपका MTS का मॉक भी चल रहा है, आपका CHSL का भी मॉक चल रहा है, तो जबरदस्त तरीके से लगाते रहिए सेट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डेली लगाते रहिए, डेली चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए जबरदस्त मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।